शक्ति हर किसी को चाहिए, पर जिम्मेदारी हर किसी को नहीं, और यहीं से डिफरेंशिएशन शुरू होता है। मल्टीपोलर इस शब्द का मतलब है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मल्टीपल नेशंस हैव इमर्ज्ड लाइक अ पोल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फैसले तब तक पूरे नहीं हो पाएंगे, तब तक ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं होंगे, जब तक कि ये सभी पोल्स किसी ना किसी तरीके से उस पर कुछ इन्फ्लुएंस ना डालें, एग्री ना हो। लेकिन काउंटर ओपिनियन ये है कि हर किसी के पास ना तो शक्ति है, और जिसके पास कुछ शक्तियां हैं, चाहे वो पैसे की हो यानी कि इकोनॉमी की हो, चाहे वो हार्ड पावर हो, मिलिट्री की हो, लेकिन वो हर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। तो इस वजह से मल्टीपोलर शब्द का प्रयोग करना एक सपना ही है, एक अच्छी अच्छी बातें हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट कि हाँ ऐसा होना चाहिए। जो ये स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब ये जो समझने का तरीका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इनका मानना है कि दुनिया में अगर स्थिरता चाहिए तो ट्रिगर केवल एक के पास होना चाहिए, और उसी को हम कहेंगे हेजमॉन, यानी कि एक का वर्चस्व सभी के लिए अच्छा है। आप कहेंगे एक का वर्चस्व सभी के लिए अच्छा, यानी कि एक ही सुपर पावर होनी चाहिए, यह तो गलत हो जाएगा, वो अपनी चलाती रहेगी। तो इस पर ओपिनियन आता है कि अगर कई चलाने वाले हो गए तो कुछ चल पाता है क्या? कुछ नहीं चल पाता। देश भी तभी चल पाता है जब अथॉरिटी की एक चेन ऑफ कमांड होती है कि इसके पास ये पावर है, ये अगर ये कहेगा तो सुनना पड़ेगा, तभी देश चल पाता है, तभी स्टेट चल पाते हैं, एक स्थिरता रहती है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या ऐसा कोई कमांड स्ट्रक्चर है? या जो प्रयोग भी किए गए, चाहे आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अभी हम उसका भी ऑपरेशन करने वाले हैं यहां पर, तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा कमांड स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई आप ऊपर, आपने जो कहा सब इसको मानेंगे। ये कुछ रूल्स हो गए, देखो यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन पे सबने साइन किया हो ना, सब उसको मानेंगे। अगर अरे मान रहे हो तो इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते दुनिया में? मान ही तो नहीं रहे। तो इससे क्या पता लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीम्स टू बी लाइक इन एनार्की। एनार्की का मतलब कोई सरकार नहीं है, तो ऐसे में जिसके पास ताकत है प्लस जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, वही बनेगा हेजमॉन। इसके लिए एक बड़ी फेमस थियरी है जो मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में पढ़ाता भी हूं, हेजमोनिक स्टेबिलिटी थियरी। यानी कि दुनिया में अगर स्टेबिलिटी चाहिए आपको तो फेवर वन हेजमॉन, एक हेजमॉन, एक का वर्चस्व। तो आप कहेंगे सर हम एक का फिर यूएसए का क्यों माने, हम क्यों ना हो? बहुत अच्छी बात है, आप हो जाओ, हम हो जाए, भारत हो जाए, लेकिन एक हेजमॉन इज बेटर फॉर द वर्ल्ड। जैसे एक कॉन्सेप्ट है पैक्स ब्रेटिकाना, जो 1944 से पहले काफी पॉपुलर था, स्पेशली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले वाला पीरियड। तो कहा जाता था कि भाई दुनिया में एक का वर्चस्व है, वो है ब्रिटेन। कई सारे यूरोपियन पावर्स आए जिन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, लेकिन इतना पावर किसी के पास नहीं है जितना ब्रिटेन के पास। तो कहा पैक्स ब्रेटिकाना है दुनिया में। फिर उसके बाद ब्रिटेन का डिक्लाइन हुआ 1944 ऑनवर्ड्स, स्पेशली आपको पता है 1939 से 45 तक चला वर्ल्ड वॉर 2। उसके जस्ट बाद डीकॉलोनाइजेशन की वेव चल गई थी, यानी कि ब्रिटेन को अपनी कॉलोनियों को आजाद करना पड़ा, जिसमें भारत एक था। उसके बाद जो ताकत थी ब्रिटेन की वो श्रिंक हो गई, और जब भी स्पेस बनता है, मतलब अगर एक की ताकत कम होगी तो कोई ना कोई तो उसका स्पेस लेने आएगा। अब ये उसकी काबिलियत और उसकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो कितने लंबे समय तक उस पावर गैप को फिल करके रखेगा। और यहीं से इमर्जेंस होता है यूएसए का। और ये मत मानिएगा कि अब इस पावर गैप को फिल करने के लिए यूएसए आया है। यूएसए ने सोचा हम करेंगे फिल, और हमें तो देखो ब्रिटेन का सपोर्ट भी रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन कैपिटलिस्ट, हम कैपिटलिस्ट मिलके। लेकिन दूसरी तरफ यूएसएसआर भी तो था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 1940s वाला पीरियड था, उस समय ये जो सुपर पावर वर्ड है, इसका मतलब ये होता था कि भाई आपके पास इतनी ताकत है कि बाकी कुछ देश, जो उनमें कुछ प्रोमिनेंट देश भी अगर वो मिल भी जाएं तो आपको भारी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एंड यू हैव सच पावर डिफरेंस कि मैनी अदर नेशंस विल टेंड टू बी विद यू, क्योंकि उनका इकोनॉमिक, उनका बॉर्डर सिक्योरिटी सब आप देख सकते हैं। आप अपनी सुरक्षा भी रख सकते हैं और आप पड़ोसी देशों की भी सुरक्षा रख सकते हो, यूरोप में भी सुरक्षा करा सकते हो, तब हैं आप सुपर पावर। तो ऐसे में तीन नाम सामने आए थे, यूएसए, यूएसएसआर
और एक यूके। यूके का तो समझ सकते हैं कि डिक्लाइन होने वाला था, लेकिन ये बात समझ में आई, सुपर पावर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी फैसला आपकी मर्जी के बिना नहीं होता, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस मतलब डिसीजन को कहीं पर भी शेप कर सकता है। अगर आप रुष्ट हुए मतलब आपकी नहीं सुनी गई, तो भाई साहब फिर आप जो करोगे वो आप पर ही नहीं, केवल एक देश पर नहीं, दुनिया पर इंपैक्ट डालेगा। अब देखिए यूके का तो डिक्लाइन हो गया, उसके बाद बचे दो, यूएसएसआर और यूएसए। इसी वजह से 1991 से पहले वाले पीरियड को, यानी स्पेशली आप मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 2 से 1991 के पीरियड, उसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड ना बाइपोलर हो गया था। बाइपोलर, बाइपोलर मतलब दो पोल, शक्ति के दो स्तंभ, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। इनके पास इतनी शक्ति है कि बाकी साथ में भी हो जाएं तो भी दे कैन नॉट चैलेंज इजीली, और ये जो करेंगे दुनिया का रुख उससे बदलेगा, यूएसए एंड यूएसआर। यहां पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। नीत्शे, जर्मन फिलोसोफर, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया उबरमेंश। उसका मतलब यह है, लिटरल मीनिंग होता है सुपरमैन, और उसको फिर आप जरा रीड करते हैं तो आपको पता लगता है, एक फ्रेज लिखा रहता है, समवन हु हैज क्रॉस्ड द ब्रिज, हु हैज एक्चुअली लेफ्ट दिस कंफर्टेबल लेक साइड। यानी कि जो अपने कंफर्ट से निकलेगा, कुछ नए रूल बनाएगा, दुनिया जिसको फॉलो करेगी एक्चुअली वही राज करेगा। और हर एक समय में ऐसे लोग, ऐसे देश बनते रहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक समय में ऐसे लोग होते रहेंगे जो तय जो रूल्स हैं दुनिया के उसको बदल दें और दुनिया को बताएं, देखो ये करना है तुम्हें, इस तरफ चलना है। जैसे यूएसए, आप मान लीजिए 1945 के बाद यूएसए ने कहा, अरे दुनिया तुम्हें पॉवर्टी हटाना है कि नहीं हटाना है? तो सब नेशंस कह रहे हैं यस, पॉवर्टी कम करनी है हमें। कैसे होगी? जब हम अपने ट्रेड को आसान करेंगे। ट्रेड कैसे आसान होगा? जब करेंसी एक्सचेंज सिस्टम वो इजी होगा। हर किसी के पास गोल्ड नहीं है, कब तक गोल्ड का एक्सचेंज करते रहोगे? यू नीड अल्टरनेटिव मीन्स एज वेल। गोल्ड को भी रखो लेकिन अल्टरनेटिव मीन्स। तो यहीं से जन्म हुआ IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी मीटिंग हुई थी जुलाई 1944। कहां? यूएसए में ही तो हुई थी। फिर 1945 में शुरुआत कहां हुई इसकी, IMF की? अरे यूएसए में हुई। तो यानी कि यूएसए ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कुछ रूल्स को बनवा रहा है कि नहीं बनवा रहा है जो पहले नहीं थे लेकिन दुनिया को उसकी जरूरत है। और वो केवल आइडिया नहीं दे रहा, आइडियाज आर चीप, एग्जीक्यूशन इज द रियल थिंग। वो उसने एग्जीक्यूट भी करा दिया, एग्जीक्यूट करा दिया भाई। तो आपको नहीं लगता ये तो यार वही सुपरमैन वाला जो कॉन्सेप्ट है यहीं पर यूज हो रहा है? अच्छा, सुपर पावर यानी कि नए रूल, और हमेशा ही बदलते रहेंगे। यूएसए जिस तरीके से सुपर पावर बना, चाइना उस तरीके से नहीं बना। अभी चाइना का भी ऑपरेशन करने वाले हैं हम यहां पर। क्या चाइना सही में यूनिपोलर वर्ल्ड लेकर आएगा? क्या चाइना सही में मल्टीपल पोल्स में से एक पोल है? बात करेंगे उस पर। अगर इंडिया को अपना रास्ता बनाना है तो खुद बनाना पड़ेगा, नया रास्ता बनाना पड़ेगा। ब्रिटेन इतनी बड़ी ताकत बना, कॉलोनी वॉज वन वे, कॉलोनीज बनाते रहो, एनेक्स कर लो एरियाज को, रॉ मटेरियल, मार्केट। यूएसए ने क्या वो वाला तरीका अपनाया? नहीं, समय बदल गया था, तरीके नए। तो ऐसे में इंडिया को भी नया तरीका बनाना पड़ेगा। चाइना जिस तरीके से अमीर हुआ, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, चीप लेबर, वहीं से कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया। अब वो मौका नहीं है, वो मौका अलग था, वो मौका निकल गया। हमारे पास अब कुछ नए मौके हैं, उनको पहचानना और मौके बनाने पड़ेंगे। तो अब इनका डिक्लाइन हो गया यूएसआर का 1991 में। उसके बाद कौन बचा? यूएसए। तो कहा गया अब यूएसए का कहना, देखो ये मल्टीपल पोल ना, ये तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, फील गुड करते रहो, लेकिन वास्तव में दुनिया में एक ही पोल है। वो कौन है? यूएसए। लेकिन कहा जा रहा है कि यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है। आप कहेंगे ट्रंप क्या कहेंगे इस पे? ट्रंप कहेंगे तीन चीज। ट्रंप कहेंगे नेटो में सबसे बड़ा स्पेंडिंग कौन करता है? हम करते हैं, मतलब यूएसए करता है। ट्रंप कहेगा कि अगर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की बात करें तो हु कैन एक्चुअली कम्पीट विद यूएसए? तो ट्रंप वुड से कि कोई नहीं कम्पीट कर सकता, कोई नहीं है अभी टक्कर में। वो कहेंगे यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है यूएसए। प्लस इकोनॉमी, दुनिया की अभी भी एक चौथाई, लगभग 25%, 25 पॉइंट समथिंग है, नियर 26% जा रही है। इतनी जीडीपी यही यूएसए की है। और फिर यूएसए कह रहा है कि तुम कह रहे हो मैं डिक्लाइन में हो रहा हूं, वर्ल्ड में यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन हो रही है। तो यूएसए सेइंग वर्ल्ड की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है यूएसए के पास? 4%, 4% जनसंख्या, 4% पॉपुलेशन, दुनिया का क्वार्टर जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, और इसको कह रहे हो डिक्लाइन हो रहा है? नहीं, दिक्कतें हर एक इकोनॉमी में होती हैं,
लेकिन जो हेजेमॉन स्टेटस है उसमें हार्ड पावर, इकोनॉमी प्लस ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो वाकई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इंफ्लुएंस डालते हैं। अगर उसमें आपका इंफ्लुएंस है तो यानी कि आप सुपर पावर स्टेटस रखते हैं। अब मिथ है क्या ये मल्टीपोलैरिटी? देखिए, कहा जाता है कि कुछ जो स्कॉलर्स हैं ना, वो एक इंटेलेक्चुअल ब्लंडर कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर ये थीसिस है कि हिस्ट्री ना वो आगे बेटर होती जा रही है। और क्योंकि देखो, जब यूएसए एंड यूएसआर दो बड़ी पावर बन गई थी तो उस समय एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनके तो काफ़ी सारे देश ऐसे थे, या तो वो कॉलोनीज थे या फिर अब कॉलोनीज से निकलकर आज़ाद हो रहे थे। तो किस सबकी जो इकोनॉमी है दैट वाज नॉट दैट मच स्ट्रांग। लेकिन आज तो देखो कितने सारे देश, देखो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, कितने सारे देश मजबूत हो गए, है ना। तो इनका मानना है कि अब यूनिपोलैरिटी नहीं हो सकती या बाइपोलैरिटी नहीं हो सकती, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि चाइना और यूएसए का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, चाइना और यूएसए का जो हार्ड पावर स्टेटस है यानी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसके कंपैरिजन में बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी देश कहाँ हैं, उसमें हमें एक गैप दिखता है। हालांकि इंडिया की अगर मैं एक्सपोर्ट स्पेंडिंग का भी आपको डेटा दिखाऊं, एक्सपोर्ट स्पेंडिंग स्पेसिफिकली डिफेंस, क्योंकि हार्ड पावर इज वन कंपोनेंट, आप खुद को भी सुरक्षित रख सकें और दूसरों को भी सुरक्षा दे सकें, तो भारत 2022 का डेटा कहता है चौथा सबसे बड़ा स्पेंडर है एज पर सिपरी रिपोर्ट, राइट। और ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, ग्रेजुअल इंक्रीज। तो पोलैरिटी का मतलब पोल्स, मल्टीपोलैरिटी तब होगी जब कम से कम 3+ पोल होंगे। लेकिन अभी दुनिया में लग रहा है कि अच्छा, चाइना और यूएसए और बाकियों में ना गैप काफी ज्यादा है। जैसे ये देखिए, बता रहा था 2022 का डेटा, ये इंडिया है। इंडिया 2022 के डेटा के हिसाब से डिफेंस एक्सपेंडिचर में चौथे स्थान पर है। लेकिन ये डेटा देखिए, तो ये लगातार 23-24 वाला डेटा देखिए, तो लगातार हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट किया है हमने डिफेंस में। और अभी तो शुरुआत है, मतलब डिफेंस इंडिजनाइजेशन तो इंडिया ने अब ओपन किया है। तो यानी कि नेक्स्ट 5 years आर गोइंग टू चेंज द स्टेटस ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू हार्ड पावर एज वेल एज इकोनॉमी, राइट। तो भाई साहब, वो जो हम कह रहे हैं जो एक सीट है, सिंहासन है, तो कुछ कमियां यूएसए में भी हैं, बट यूएसए को अपने साथ लेकर चलना होगा जिससे चाइना को काउंटर बैलेंस किया जा सके। जापान कहता है मुझे क्यों नहीं काउंट कर रहे, हमने कहा चलो काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये बताओ तुम्हारी जो इकोनॉमी का साइज है वो चाइना का 1/4 है और तुम कह रहे हो कि तुम हेजेमॉन बन सकते हो फ्यूचर में। तो जापान इज लाइक कि देखो, मैं हेजेमॉन नहीं बनना चाह रहा, आई वांट मल्टीपोलैरिटी। तो देखो, मल्टीपोलैरिटी भी ना कई देश तब कहते हैं जब उनके पास पावर का स्टेटस नहीं होता और वो चाहते हैं कि भाई आप जो है अपनी आप सिंगल वे में चीज़ों को ना चलाएं। लेकिन जैसी आपकी पावर बढ़ने लगती है तो नो वन वांट्स टू शेयर द पावर, दे वांट टू रन द शो एज पर देयर विल। ईयू देखिए, ईयू कहता है मैं भी तो हूं, मुझे तो काउंट कर लो। देखो, ईयू का इकोनॉमिक साइज ठीक है, बट द पॉइंट इज यू आर नॉट यूनिफाइड, राइट। इतने सारे नेशंस, लेकिन आपका एजेंडा इज डिवाइडेड। आप यूक्रेन इशू को लेकर तो यूनाइट नहीं हो रहे, राइट। तो कैसे आप यूनाइट होंगे? रशिया, अब रशिया में तो एक रोचक डेटा है। डू यू नो दैट रशिया का जो इकोनॉमी है उसको सरपास कर चुका है इटली। इटली मतलब अगर मैं जीडीपी पर कैपिटा की बात करूं तो यहां पर रशिया आ रहा है 13,000 समथिंग पे और इटली आ रहा है 39,000 समथिंग। डॉलर की बात कर रहा हूं, जीडीपी पर कैपिटा। तो इतना गैप है जीडीपी पर कैपिटा में रशिया एंड इटली में। और अगर मैं टोटल जीडीपी की बात करूं, मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो फाइनल प्रोड्यूस हुई, तो उसमें भी इटली ज्यादा कर रहा है रशिया से। तो यानी कि रशिया ग्रेट पावर है। रशिया जो फैसला लेता है उसका इंपैक्ट दुनिया पर पड़ता है। हम सब देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया का एक स्टेटस है, हार्ड पावर में स्टेटस है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, लेकिन इकोनॉमी वाइज कहें अगर हम, तो देखो हेजेमॉन वाले लेवल पर अभी हमें पुतिन नहीं दिख रहे यहां पर, राइट। इकोनॉमी वाले एरिया पर वो एक्सपेंड करेंगे। और जो ये पोलर वाला रूट ओपन हो रहा है, इसमें जो ऑयल एंड गैस एंड जो रूट का एक्सेस रशिया को मिलेगा, उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये बहुत तेजी से चेंज होने वाली है। ब्रिक्स कहता है लेकिन देखो मल्टीपोलैरिटी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, प्लस देखो अदर मेंबर्स भी आ गए हैं, तो कितने ग्रो हो रहे हैं, तो हम भी तो मल्टीपल पोल्स हैं। अब दुनिया में एक कैसे चलेगा? लेकिन बात यह है कि क्या ब्रिक्स भी यूनिफाइड वे में काम कर सकता है? नहीं। रशिया, चाइना, इंडिया, अरे इंडिया और चाइना देखिए ना, यहां पर चाइना इज एक्चुअली ब्रिंगिंग ईरान एज वेल, कि देखो ईरान तुम भी परेशान यूएसए से, रशिया भी परेशान, हम भी परेशान, चलो हम सब मिलकर एक होते हैं। लेकिन बात यह, यू आर नॉट यूनिफाइड। तो आप एक पोल कैसे बन रहे हैं?
तो हमें लगता है कि जो मल्टीपोलैरिटी है वो एक तरीके से नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट की तरह ज़्यादा यूज हो रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कोई एक अपनी चलाएगा तो वो केवल अपने एडवांटेज के लिए काम कर सकता है, लेकिन दूसरे जिनकी इकोनॉमी अब उतनी वीक नहीं है जितनी पहले थी, तो शायद वो उन रूल्स को पूरी तरह फॉलो ना करें और दुनिया में क्राइसिस आ जाए। ये एक लॉजिक दिया जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि यार मल्टीपोलैरिटी इज द कॉन्सेप्ट वी शुड बिलीव इन। लेकिन इंटेलेक्चुअल अवॉइडेंस हो सकती है, क्यों? क्योंकि यूएस एंड चाइना, मैंने बताया कि मेन कॉम्पिटिटर तो ये दिख रहे हैं। अब जरा चाइना का भी ऑपरेशन कर ले, क्या वाकई चाइना सेकंड नंबर पर है? क्या वो फर्स्ट पर जा सकता है? क्या वो वर्ल्ड यूनिपोलर हो सकता है? क्या वो न्यू कोल्ड वॉर जिसको कहा जा रहा है रिसेंटली 2016 से 20 में जब ट्रंप आए थे, उस समय ट्रेड वॉर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ट्रेड वॉर होगा, चाइना पर लगाएंगे इंपोर्ट ड्यूटी, इंक्रीज करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी, और वो उन्होंने कर दिया था। इस बार कह रहे हैं कि 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। मतलब इट्स लाइक कि 90% जो गुड्स चाइना से आते हैं उन पे अगर 60% ड्यूटी लग गई, एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, तो सोचिए क्या होगा उन गुड्स का। वो महंगे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। चाइना का वहाँ पर ट्रेड, मतलब वहाँ पर जो एक्सपोर्ट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। 20% वो ऑन एन एवरेज कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो नेक्स्ट सुपर पावर है, पहले तो आप सुपर पावर में काउंट क्यों हो रहे हैं? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल बेस है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल बेस का मेजर हम यहां पर हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं चाइना प्रॉपर, या फिर ईस्टर्न चाइना, साउथ ईस्ट चाइना। यहां पर आप देखते हैं ग्वांगझाओ, शंघाई, बीजिंग एटसेट्रा। ये वाला जो एरिया है, यहां जिंगजियांग रीजन और ये तिब्बत वाला एरिया है, यहां पर ट्रबलसम है एटमॉस्फेयर फॉर चाइना, बट चाइना चाह रहा है कि वेस्टर्न एरिया को ग्रो करें, लेकिन फिर भी एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल बेस है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है, ऑथोरिटेरियन रूल करता है। अगर कहा ये पॉलिसी है तो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। न्यूक्लियर आर्म मिलिट्री है, परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, और लार्ज पॉपुलेशन बेस है। लेकिन स्टोरी केवल यही नहीं है। शुरुआत के जो 4 दशक थे, यानी कि 1979 में डेंग जियाओपिंग ने जब फैसला लिया था कि नाउ वी आर गोइंग टू शेक हैंड्स विद यूएसए, उसके बाद से डबल डिजिट ग्रोथ रेट इन्होंने हासिल करी, डबल डिजिट में। मतलब चाइना ने मिरेकल कर दिया। दुनिया देख रही थी इतना पैसा चाइना ग्रो कर रहा है, क्वांटम लीप कर रहा है। अब इससे यूएसए और कई डेवलप नेशंस को ही फायदा हो रहा था, यानी कि यूएसए ने खुद चाइना को स्ट्रांग किया था। आप कहेंगे ये क्यों स्ट्रांग कर रहा था? वो इस वजह से उनको लग रहा था कि चाइना में जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आएगा, जैसे वो अपनी इकोनॉमी को ओपन करेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, उसके साथ लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स आएंगे, तो अल्टीमेटली पीपल आर गोइंग टू प्रेशराइज Chinese establishment to become democracy, to gain more rights। तो अल्टीमेटली जो कम्युनिस्ट ब्लॉक का देश है, यानी कि यूएसए, यूएसआर और चाइना, उनमें से चाइना को हमने अपने पाले में ले लिया। प्लस हमारा भी फायदा हो गया। यूएसए को लगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, यहां पर सस्ता कराएंगे और सस्ते प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचेंगे, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जो है वो तो यूएसए की तरफ शिफ्ट होगा ना। ये लॉजिक उन्होंने लगाया। अब चाइना ने इसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन ये कहना कि चाइना अब रिप्लेस कर देगा यूएसए को, ये ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। कारण यूएसए के पास कैपेबिलिटी तो है ही, प्लस विल भी है जिम्मेदारी लेने की, वो स्पेंडिंग करने की, जगह जगह मिलिट्री बेस बनाने की, वहां पर उस हद तक खर्चा करने की कि उनकी खुद की जनता कहने लगे कि वाई वी आर डूइंग दिस, बट स्ट्रेटेजिकली दैट वाज नीडेड टू गेट दिस हेजेमोन स्टेटस। लेकिन क्या चाइना के पास वो ताकत, वो विल है? अभी वो विल नहीं है चाइना के पास अभी। तो कहने का मतलब है कि यूएसए ही अभी तक एक देश हुआ है, अगर मैं यूएसआर के बाद की बात करूं, जिसके पास सारी कैपेबिलिटीज हैं टू हैव द स्टेटस ऑफ सुपर पावर। ये देखिए डेमोग्राफिक चैलेंज देखिए, अभी चाइना की आधी जनता ऐसी है जो बेसिक जो हेल्थ केयर है, ड्रिंकिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, वो नहीं मिल रही। आधी जनता ऐसी है चाइना में। आपको पता है कि जो कन्वेंशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो नहीं चलते, मीडिया पर भी कंट्रोल सीसीपी का है। तो यानी कि व्हाट चाइना प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड इज व्हाट चाइना वांट्स टू प्रोजेक्ट। तो आप जो दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया वही तो आपको समझती है। बात सही है कि नहीं? तो चाइना दुनिया को दिखा ये रहा है, लेकिन काफी कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो नहीं पता लग रही हैं। अर्बनाइजेशन का जो ग्रोथ रेट है दैट इज 1%। अगर चाइना को एक मेजर इकोनॉमिक, मतलब इससे भी ऊपर इकोनॉमिक स्टेटस जाना है, यूएसए को सरपास करना है, तो भाई साहब आपका अर्बनाइजेशन रेट तो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन दैट इज अराउंड 1%। ये देखिए ओल्ड पॉपुलेशन, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की थी, आपको याद होगा, काफी पॉपुलर हुआ कि एक ही बच्चा आप कर सकते हैं। तो उस समय पर जो एवरेज एज थी चाइनीज पॉपुलेशन की दैट वाज 20। अभी 2024 का आपको लेटेस्ट डेटा बताऊं तो एवरेज एज इज 40। तो देखिए, मतलब एवरेज देखिए 40 हो गई। तो कहने का मतलब है 2050 तक 39% पॉपुलेशन जो है चाइना की वो रिटायरमेंट वाले एज में होगी, रिटायर हो चुकी है। तो सोचिए, अगर आपको
अपनी इकोनॉमिक पावर को और अनलीश करना है तो कैसे करेंगे? यू नीड वर्कफोर्स। लेकिन वर्कफोर्स है कहां चाइना के पास? टोटल फर्टिलिटी रेट देखिए, अगर चाइना को केवल जितनी उनके पास वर्कफोर्स अभी है उन्हें उससे भी ज्यादा चाहिए, अगर उसको भी मैनेज रखना है तो इनका टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी 1.1 है। मतलब इट्स लाइक कि चाइनीज फीमेल आर नॉट फेवरिंग कि यार बेबी करो, मतलब इट्स लाइक कि दे हैव स्टॉप बेबीज। अब इसको लिटरली मत ले लेना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे ही चाइना की कुछ एरियाज में मॉडर्नाइजेशन हुआ तो चूजिंग बेबीज वो बहुत ही पीछे की प्रायोरिटी में आ गया, और इस वजह से 1.1 का फर्टिलिटी रेट चल रहा है। तो कहाँ से लाएंगे आप वर्कफोर्स? फ्यूचर इन्हीं डेटा से पता लगता है, क्योंकि जैसे मॉर्गन स्टैनली उसने कहा वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है, लेकिन फिर वो ये भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि भाई चाइना में फ्यूचर में इन्वेस्ट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि चाइना का 2030 के आसपास तक और उसके बाद, मतलब 2030 तक अभी चल रहा है 4% 5%, 2030 ऑनवर्ड्स ऐसा हो सकता है चाइना का ग्रोथ रेट 2 से 3% चलेगा, 2 to 3%। यूएसए 4% पॉपुलेशन बताया, वर्ल्ड का बताओ 25% जीडीपी इनके पास है। यहां पर 1/5 ऑफ पॉपुलेशन है चाइना की और 18% के आसपास जीडीपी है। इतना बड़ा गैप है जीडीपी पर कैपिटा में, 13,000 और 76,000। 64th नंबर आता है चाइना का अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो। डिफरेंशिएशन देख रही है, 2 to 3% जीडीपी ग्रोथ रेट। तो भाई साहब लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, मतलब मेजर इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एरियाज वेयर 7%, 8%, 6.5% ऐसा ग्रोथ रेट किसी को मिलेगा, भाई वहीं तो करेंगे। तो यानी कि चाइना अब उन प्रायोरिटी में नहीं रहेगा जैसा पहले था। अभी मैं स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा, और भी कहानियां हैं हमारी इसमें कनेक्टेड। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है PSIR ऑप्शनल में तो टुमारो 11 नवंबर न्यू बैच स्टार्टिंग। आई टीच कंप्लीट ऑप्शनल, बेसिक से लेकर मोक्ष तक सब कुछ, मेरिट लिस्ट तक हमारा साथ बना रहता है। इसमें लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड भी हैं, आपका एक डेडिकेटेड पेड ग्रुप बनता है, मेंटरशिप डाउट सेशन, तो मतलब वो अलग से भी आपको मेंटरशिप मिलती है इसमें। P2I ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्टडी IQ का, इंडिया का बेस्ट। रीजन केवल कोर्स कंप्लीशन नहीं, उसके अलावा इसमें रिवीजन भी कराया जाता है, फिर आपका मेंस का अलग से प्रोग्राम होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन प्रोग्राम है। मतलब इट्स लाइक यू कम टू दिल्ली एंड यू, मतलब आपका खाना पीना रहना सब कुछ स्टडी IQ देखता है, फूडिंग लॉजिंग एवरीथिंग, दैट इज दिस P2I प्रोग्राम। आपके घर पे पूरा 18+ बुक्स का सेट आ जाता है। मतलब आपको फिर GS के लिए कुछ और सोचना नहीं है, यू हैव द बुक्स, यू हैव द फैकल्टीज, यू हैव पर्सनल मेंटोर, यू हैव द प्लान। जैसे आप क्लियर करोगे MRP के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ है इसमें। त्यागी लाइव कोड यूज करके यू कैन ज्वाइन, कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। नाउ चाइना की जो मॉडल रही है ग्रोथ की वो एक्सपोर्ट लेड रही है, लेकिन दुनिया बदल रही है, यानी कि जिसको आप एक्सपोर्ट करते थे वो तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं, यूएसए, मैनी अदर वेस्टर्न यूरोपियन नेशन। वो तो कह रहे हैं चाइना नहीं, अब तुम पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। यूरोपियन यूनियन ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया, ड्राफ्ट, कहा कि वी हैव टू मेक रेजिलेंट सप्लाई चेन। आपने एक और वर्ड सुना होगा, चाइना +1 स्ट्रेटेजी, चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना। तो यानी कि भाई कैसे बन जाओगे फिर आप हेजेमॉन, आप कैसे बन जाएंगे सुपर पावर? तो ऐसे में शी जिनपिंग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम। कहा कि भाई ये तो हमारा अगर इतना सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे? भाई जब तक आपकी सामान खरीद नहीं रहे लोग तो आपकी फैक्ट्री में बनाओगे क्यों? जब बनाओगे नहीं तो जो जिनको नौकरियां दी हुई हैं क्या उनको नौकरियां मिलेंगी? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा चाइना में। तो ऐसे में शी जिनपिंग अभी एफर्ट कर रहे हैं कि वहां पर वो पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाएं, यानी कि सरकार ही खर्चा बढ़ाए, प्लस कंपनियों से कहे कि भाई इनकी सैलरीज बढ़ाओ, जिससे कि अगर इनके पास ज्यादा पैसा होगा तो इनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। तो चाइना अब चाहता है कि एक्सपोर्ट के साथ साथ, एक्सपोर्ट पे तो भाई सब समझ लीजिए कि वहां पर गिरावट आने के पूरे चांस हैं, साथ साथ वो इंटरनल सर्कुलेशन करे। लेकिन इंटरनल सर्कुलेशन तब होगा जब आपकी इनकम बढ़ेगी, लोगों की, गरीब जनता, मिडिल क्लास जनता। तो अब चाइना उस पर फोकस कर रहा है। इमिग्रेंट, अब हमने बताया कि भाई इनके पास फ्यूचर की जो वर्कफोर्स है वो कम होगी, तो ऐसे में चाइना चाहता है बहुत कुछ करना, लेकिन यू नीड पीपल, यू नीड स्मार्ट पीपल। हाउ कैन यू हैव दैट? तो यूरोप के मॉडल से अगर हम सीखें तो उन्होंने इमिग्रेंट्स को ले लिया कि भाई अगर हमारे यहाँ बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले लोग नहीं है, चलो भाई इंडिया से आ जाओ, चाइना से आ जाओ। लेकिन क्या अभी चाइना के साथ ऐसा हो सकता है कि दुनिया से लोग चाइना में जा रहे हैं जॉब करने, रहने, लाइफ के लिए सेटल होने? नहीं, कारण चाइना में है ऑथोरिटेरियन रेजीम, लोगों को चाहिए फ्रीडम। तो चाइना में इमिग्रेशन वाला इशू भी हैम्पर होगा। सिक्योरिटी चैलेंजेस, कारण भाई सब चाइना, आपने इधर ईस्ट चाइना सी में पंगा ले रखा है, सेनकाकू DIU आइलैंड्स को लेकर, जापान, ताइवान, इधर आपने साउथ चाइना सी में पंगा लिया हुआ है, स्पार्टली पैरासल आइलैंड को लेकर, उधर आपने
इंडिया के साथ पंगा लिया हुआ है। तो एक तरीके से आपने तो चारों तरफ, तीन तरफ मान लीजिए, ऊपर रशिया हो गया, इनर मंगोलिया, और ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया और इनर मंगोलिया में भी इशू है। मतलब इनर मंगोलिया में एक डिमांड है कि हम अलग देश हैं। तो इट्स लाइक कि बाहर से हमें दिख रहा है कि ताकत के बल पर चाइना एक दिख रहा है, लेकिन आसपास मुश्किलें हैं, राइट। और इस मुश्किलों में 1979 में आपकी फोर्स ने लास्ट वॉर लड़ा था, 1979। अरे इसके बाद तो 1999 हमने भी कारगिल लड़ लिया, लेकिन आपकी फोर्सेस तो भाई साहब कॉम्बैट के लिए रेडी हैं कि नहीं, देखना पड़ेगा। यूएसए कहता है हम तो तैयार हैं। देखो हम तो, अगर कोई हमारा वॉर नहीं होता तो हम तो दूसरों के यहाँ वैसी वॉर क्रिएट कर देते हैं। देखो इराक, अफगानिस्तान लगाए रखा है हमने तो वी आर बेटर ट्रेन। प्लस व्हाट यूएसए इज डूइंग, यूएसए अपने आप को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मतलब जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज हैं, F-16 हैं, उनको दे रहा है, जिससे कि चाइना पर यहाँ से प्रेशर बिल्ड किया जा सके। पॉलिटिकल चैलेंज है। कारण देखिए, अगर आपको हेजेमॉन बनना है तो यू नीड एक्सेप्टेंस इन द आईज ऑफ अदर्स। बट डू यू थिंक चाइना, जो चेकबुक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके देशों की सॉवरेनिटी से खेलता आया है, चाहे वो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस इन सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज हो, तो क्या वो यूएसए की जगह चाइना को चाहेंगे इस यू कैन से वर्ल्ड चेयर पर कि हाँ भाई तुम्हारा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाए? नहीं, राइट। बिकॉज चाइना इज नॉट प्रोजेक्टिंग दैट विजन विच यूएसए प्रोजेक्टेड इन 1945 कि देखो इसको अपनाओगे तो सबका पैसा होगा, सबके पास डेवलपमेंट होगा। वो विजन चाइना इज नॉट प्रोजेक्टिंग। चाइना ने कोशिश किया बीआरआई से, बट बीआरआई कितना बड़ा फेलियर है हम सब जानते हैं। पाकिस्तान के हालात देखो, मतलब कि 91% वॉज द लास्ट डेटा विच आई चेक्ड। जो कंपनीज हैं जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो खुद चाइनीज कंपनी है, खुद उधार दे रहा है, खुद ही उनसे कह रहा है इससे तुम अमीर बन जाओगे। फिर वो प्रोजेक्ट फेलियर हो रहे हैं और अपनी कंपनी को ठेका दिलाकर वहीं से वो पैसा अपने यहाँ रूट कर रहा है। दूसरे के पास जा क्या रहा है? एक ऐसा इंफ्रा, एक ऐसा इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जो कि यूटिलाइज नहीं हो रहा, और दूसरा आपने उधार और अपना मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो चाइना इज नॉट हैविंग दैट स्टेटस, राइट। तो पॉलिटिकल आइडियल जो चाइना रिप्रेजेंट करता है कि चाइनीज काइंड ऑफ कम्युनिज्म, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। एक चीज जो चाइना अट्रैक्ट कर रहा है दुनिया को, वो है अथॉरिटेटिव रेजिम। यानी कि जैसे कोविड हिट किया तो यूएसए एंड सम अदर नेशंस वर फेसिंग दिस इशू कि वो जनता को कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगवा लो, और जनता कह रही है अरे हम डेमोक्रेसी हैं, हमारा राइट टू हैव पर्सनल लिबर्टी है, एंड सिंस वी हैव पर्सनल लिबर्टी वी हैव राइट ओवर बॉडी, तो हमारे बॉडी पर हमारा हक है, तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन चाइना ने कहा वैक्सीन लगेगी तो लगेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब क्राइसिस होता है तो यू नीड अथॉरिटेटिव टेंडेंसीज सो दैट जब सब कुछ मैस में हो सकता है उस समय आप उसको सॉर्ट कर सको। तो चाइना कहना है देखो हमारा मॉडल बेटर है। तो वो एक चैलेंज यहाँ पर आया था, बट वो चैलेंज दुनिया एक्सेप्ट करेगी? मतलब क्राइसिस एक बात होती है, लेकिन क्राइसिस के अलावा जो दुनिया है, क्या उसमें वो चाइना के मॉडल को एक्सेप्ट करेगी? यहाँ पर एक इशू है, जियोपॉलिटिकल चैलेंज। अभी आपको बताया यहाँ साउथ चाइना सी से इशू, ईस्ट चाइना सी से इशू, इस साइड से इशू। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो आपने बनाए रखे हैं, प्लस यूएसए की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है। यूएसए यूज कर रहे हैं बक पासिंग स्ट्रेटजी कि ठीक है अगर हम तुमसे दूर हैं तो हम डायरेक्ट तो कन्फ्रंटेशन में वैसे भी नहीं आना चाहते। हम क्या चाहेंगे कि जापान को मजबूत कर दें, ताइवान को मजबूत कर दें, इधर इंडिया को मजबूत कर दें, और इंडिया को कहें अरे इंडो पैसिफिक में आप ही तो हैं, चाइना क्या है, चाइना का तो डिक्लाइन हो जाएगा, हम आपके साथ ही हैं। तो ऐसे में अगर चाइना के काउंटर में जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सब देश एक साथ आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वाड समिट होने वाली है इंडिया में, राइट, नेक्स्ट ईयर, तैयारी शुरू हो गई है। तो एक तरीके से चाइना को तो सिग्नल है ना कि भाई साहब तुम्हारे खिलाफ तो ये ग्रुप्स बने हुए हैं, हाउ कैन यू टॉपल यूएसए, राइट, एंड अपनी स्ट्रेटजी से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो एशिया में चाइना चाहता है हम हेजेमॉन, इंडिया कहता है सपने में, यहाँ हेजेमॉन नहीं होने देंगे। और हम क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी, हार्ड पावर पे फोकस कर रहे हैं, प्लस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे फोकस कर रहे हैं विद वेस्टर्न नेशंस। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की है, एनार्की की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, और वर्ल्ड में अगर प्रोस्पेरिटी चाहिए तो देयर शुड बी कंसिडरेबल पीस। और जब तक भाई वॉर प्रॉफिटेबल होते रहेंगे, और प्रॉफिटेबल कब होते हैं? जब आपके लिए रूल तोड़ना आसान हो और पैसा वॉर से बनाना आसान हो। तो इंटरनेशनल रूल्स को अलाइन करने के लिए मल्टीपोलैरिटी इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट प्रैक्टिकलिटी में ऐसा लगता है
कि फ्यू पावर मतलब ये 2 पावर भी हो सकती हैं, 1 पावर भी हो सकती है। जैसे ओबामा के टाइम पर उन्होंने एक वर्ड यूज किया था G2 मतलब यूएसए एंड चाइना, दे आर गोइंग टू बी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर डिफाइनिंग शेपिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड रूल्स। तो अब चाइना अगर वहां से नीचे जा रहा है तो इट कैन बी इंडिया, राइट? तो दिस इज इंडियाज मोमेंट, बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच गैप इन इकोनॉमी, हाउ मच गैप इन मिलिट्री पावर वी हैव। तो उसको सरपास करने के लिए ये जो मौका है कि जहां चाइना को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न नेशंस इंडिया के साथ आना चाहते हैं, हमें इस मौके को मिस होने नहीं देना है। और यह जिम्मेदारी केवल भारत की सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी इस पूरी जनता की है, आपकी है, कि आप जो भी काम करें वो ऐसे करें मतलब जैसे इट रिफ्लेक्ट्स एक्सीलेंस। वर्ल्ड विल एक्चुअली परचेज इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे रिफ्लेक्ट क्वालिटी इनोवेशन दैट वर्ल्ड नीड्स। वो टाइम गया जो इंडिया की पुरानी इमेज थी, अब हम नए समय में हैं, हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी और न्यू इंडिया बनाना होगा। तो आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। अगर क्लियर है जस्ट मेंशन अल्ट्रा क्लियर और वाई इन कमेंट्स। जो भी आपके ओपिनियन हो डू शेयर इन कमेंट्स, आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये क्वेश्चन यहां से बनता है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोलैरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स।